बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम राजनीति विज्ञान का सत्ता वैधता शक्ति सत्ता वैधता का ये टॉपिक पूरा करने जा रहे हैं। देखिएगा कि पूर्व की कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। इसके आगे बढ़ते हैं। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वैधता के आधार पर वह लोगों के हृदय पर शासन करता है। कि शक्ति के आधार पर कोई राजा जो है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ले लीजिए या बाहर से आया हुआ तैमूर लंग ले लीजिए, उसने शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से तो नियंत्रित कर लिया, लेकिन वो उनके मनों में राज नहीं कर पाया। तो वैधता, लेकिन वैधता क्या है? वैधता के आधार पर वो इस तरीके का काम करता है कि वो लोगों के हृदय पर भी शासन करता है। इसीलिए इसी कारण लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए तर्क दिए जाते हैं। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र जो है, उन दोनों में इसी कारण से अंतर किया जाता है कि लोकतंत्र जो है उसका प्रधान लक्षण है वैधता, जबकि अधिनायक जो राजतंत्र है उसकी मुख्यतः शक्ति और बल पर आधारित होती है। जो अधिनायक तंत्र होता है, जो राजा होता है, उस राजतंत्र का जो होता है मुख्यतः आप उसमें शक्ति या बल को ही आधार मानते हैं, जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, उसका लक्षण होता है वैधता। वो लोगों के अंदर से चुन करके आता है, इसलिए लोकतंत्र है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वैधता बनाए रखने का प्रयत्न होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता है। देखिएगा कि यदि राजनीतिक व्यवस्थाओं की वैधता बनाए रखने की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरीके से सांस्कृतिक परिस्थितियों में बार बार चेंजेस होता है, क्योंकि 5 साल के लिए कोई भी सत्ता आती है, उसके बाद उसका परिवर्तन निश्चित होता है उसके काम के अकॉर्डिंग। यदि उसने अच्छा काम किया है तो उसका रिपीटेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती तब उसकी वैधता प्रभावित होती है। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, कालांतर में लोकतंत्रीय तत्वों का उदय हुआ। कि पहले के काल में क्या थी कि राजतंत्रीय व्यवस्था थी, तो लोगों ने कहा कि राजतंत्रीय व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आगे चल करके कौन सी व्यवस्था भी, लोकतंत्रीय तत्वों का उदय हो गया। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल दिया, उनकी वैधता बनी रही, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वहां क्रांति की स्थिति बनी। चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था हो, अपने आप को समय अनुकूल नहीं बदल सकी, इसलिए आज इसकी कोई वैधता नहीं है। चीन का जो शासन है वो कह रहे कि साम्यवादी विचारधारा का है, और उस साम्यवादी व्यवस्था में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए आज वहां की कोई वैधता को नहीं मानता, इसकी कोई वैधता नहीं है। इस तरह से नवीन अवस्थाओं में कई बार परंपरागत संस्थाएं एवं समूह भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये पूरी ताकत के साथ नवीन व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं। इसी प्रकार नवीन समूह के राजनीतिक प्रवेश में वैधता को प्रभावित करते हैं। यदि इनके प्रवेश का पुराना वर्ग स्वीकार कर ले तब तो वैधता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यदि वे बाधा पैदा करते हैं तब वैधता को बाधा पहुंचाते हैं। देखिए कि भारतीय राजनीति की जो स्थिति है, परिस्थितियां है, इसके यदि वास्तविकता का अवलोकन करें तो देश की अनेक प्रकार की विचारधाराएं चली, और वर्तमान के मौलिक आधार पर भी यदि आप बात करें कि भारतीय राजनीति और भारतीय जनतंत्र या भारतीय लोकतंत्र या संवैधानिक तंत्र, या यूं बात कहें कि भारत का मीडिया देश को किस स्थिति में ले जाना चाहता है, देश को कहां ले जा करना चाहता है। पूर्व काल में भारत का वही जो पत्रिका थी, भारत जो है उसमें जो संपादित होने वाले पत्र थे वो अंग्रेजों के द्वारा संचालित थे। तो भारत की छवि वैश्विक पटल पर इसलिए बनाई गई कि भूखे और नंगों का देश है, बहुत गरीब देश है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब बाहर की जो देश है इस पर आक्रमण ना करे और अंग्रेजी इसका शोषण करते रहे। जबकि हम कहते थे कि हमारी ये देश जो है वहाँ दूध दही की नदियाँ बहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति को हम अपनाते हैं, यहाँ जो है अथाह भंडार है, प्रकृति देवी का अनुपम वरदान है भारत, ऐसा हम मानते थे। लेकिन भारतीय राजनीति कहती है। आज की राजनीति क्या कर रही है ये भी आप अवलोकन कीजिए कि आज जो है राजनीति में जातीय आधार
जिस समाज को, जिस राष्ट्र को में जाति आधार को समाप्त करने की बात की जा रही है, जाति आधार समाप्त होना चाहिए ऐसी बात की जा रही है, वहां जाति आधार बढ़कर के कितना पहुंच गया है उसका भी देखिएगा। तो कहीं ना वैधता के सामने नई चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। यदि इनके प्रवेश को पुराना वर्ग स्वीकार कर ले तब तो वैधता को बढ़ावा मिलेगा, और यदि ये बाधा पैदा करेगा तो बाधा पहुंचती है। इसके अलावा अनेक बार राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षाएं भी वैधता को प्रभावित करती है। जब राजनीतिक व्यवस्थाएं जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती है तब लोग उनके खिलाफ क्रांति या तख्तापलट तैयार हो जाते हैं। अनेक एशियाई अफ्रीकी देशों में ऐसा तख्तापलट होते रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की यदि बात करें, उनके अनुरूप ढाल करके परंपराओं की रक्षा करके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वैधता को के संकट का सामना करने का प्रयास करती है। इसी तरह शक्ति, सत्ता और वैधता की जो अवधारणाएं हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे के अंदर समाहित है। और शक्ति के बिना समाज में शांति नहीं हो सकती, शक्ति के बिना समाज में कानूनी व्यवस्था नहीं हो सकती, शक्ति के बिना न्याय जो है वो नहीं हो सकता, और शक्ति के बिना खुशहाली की स्थापना नहीं हो सकती। यूं कहें कि इन सबके लिए शक्ति का होना आवश्यक है, लेकिन शक्ति की भूमिका सबसे ज्यादा वहां प्रभावशाली सिद्ध होगी जहां केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाता, बल्कि वैधता के साथ जुड़ करके सत्ता का रूप धारण कर लेती है और समाज में एक ऐसी व्यवस्था कायम कर लेती है। कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे की पूरक होती है। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता मयान में ढकी हुई तलवार है। यदि हम कहें कि शक्ति क्या है, नंगी तलवार है। शक्ति क्या है, वो नंगी तलवार है, बाहर रहेगी, किसी न किसी को नुकसान देगी। तो वे सत्ता क्या है, मयान में ढकी हुई तलवार है, अर्थात सत्ता वो कवर है जो शक्ति को कहीं न कहीं समय आने पर ही निकाला जा सकता है। तो जो जरूरत पड़ने पर बाहर निकाली जाती है, वास्तव में जब शासक की शक्ति सत्ता रूप लेती है तब वह उसका अधिकार बन जाती है। और चूंकि सत्ता में वैधता जुड़ जाए तो नागरिकों के लिए आज्ञा पालन उनका कर्तव्य जो है वो बन जाता है। इस तरीके से हमने शक्ति, सत्ता और वैधता का प्रभाव पड़ा। शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। शक्ति के विविध रूप हैं, राजनीतिक, आर्थिक, विचारधारात्मक शक्ति। शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत हैं: वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवाद का सिद्धांत और बहुलवाद का सिद्धांत। सत्ता पालन के आधार विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव है। सत्ता के 3 रूप होते हैं: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्क संगत सत्ता। वैधता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। आज हमने इस पाठ को पढ़ा, अगली कक्षा में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।